हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कि चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कि गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। रोज सुबह 7 बजे, रोज सुबह 7 बजे अब सभी लोग बस एक ही लक्ष्य, एक ही धुन। इस बार किसी भी प्रकार से ये सरकारी नौकरी आनी चाहिए। नवरत्न सरकारी कंपनी बनी है। नवरत्न सरकारी कंपनी, देखिए 3 प्रकार की कंपनी होती है। एक होती है महारत्न कंपनी, ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, सबसे महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी होती है। दूसरी होती है नवरत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी। और तीसरी होती है मिनी रत्न कंपनी। तीसरी कौन सी होती है? मिनी रत्न कंपनी। इसकी 2 कैटेगरी होती है। तो देखिए भारत में नवरत्न कंपनी कितनी है? 27। महारत्न कंपनी कितनी है? 14। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है, ये भारत की 27वीं नवरत्न बनी है। सबके सब इस पॉइंट को कमेंट में लिख दो कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी भारत के कौन से नंबर की बनी है? 27वीं। इसमें लिखिएगा 14वीं महारत्न पूछेगा आपसे, आपसे 13वीं और 14वीं महारत्न पूछेगा कि भाई भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी, 13वीं महारत्न कंपनी। और भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? इसी में लिख लीजिएगा। ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, ये असम में स्थित है। कहां है? असम में। आपसे पूछेगा पेट्रोलियम का आधुनिक कुआं, पेट्रोलियम का आधुनिक कुआं, पेट्रोलियम मतलब जिससे हमें कच्चा तेल भी कह देते हैं, जिससे डीजल पेट्रोल की प्राप्ति होती है। पेट्रोलियम का पहला आधुनिक कुआं कहां पर खोदा गया? पहला आधुनिक कुआं भी कह दो या वेल कह दो, कुआं जिसको कह देते हैं, जिससे भैया तेल निकलता है, ये कहां पर खोला गया? भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई? भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते चलना। पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई है? एशिया की पहली रिफाइनरी, एशिया की पहली रिफाइनरी कौन सी है? एशिया की कह लो या भारत की पहली रिफाइनरी कह लो, ये भारत की भी प्रथम रिफाइनरी है, ये भारत की भी पहली रिफाइनरी है। तो लिख लीजिएगा 13वीं महारत्न कंपनी, ये ऑयल इंडिया करके है। और मन मन में इन सब चीजों को मन मन में यहां पर मेरे साथ दोहराया करो। भारत की 13वीं महारत्न ऑयल इंडिया, 14वीं महारत्न हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको एचएएल कहते हैं। आधुनिक समय में तेल का पहला कुआं ये अमेरिका में खोला गया, जबकि भारत में पेट्रोलियम का जो सर्वप्रथम खोज हुई, ये असम में हुई। कहां पर? असम में, असम में। और एशिया की पहली रिफाइनरी, ये भी साथी असम के डिगबोई में, ये भी कहां पर? असम के डिगबोई में 1901 में। तो भारत की पहली रिफाइनरी असम के डिगबोई में। भारत में पेट्रोलियम की सर्वप्रथम खोज कहां पर हुई? असम में। तो भारत में पेट्रोलियम की सर्वप्रथम खोज भी असम में, और एशिया की और भारत की पहली रिफाइनरी ये भी असम के डिगबोई में, ये भी असम के डिगबोई में। तो नुमालीगढ़ ये 27वीं नवरत्न, एचएएल 14वीं महारत्न, और ऑयल इंडिया ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी। पहले का उत्तर सी। WCEF 2026 वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वर्ल्ड सर्कुलर, ये सती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? इसको सर्कुलर इकोनॉमी भी कह देते हैं, या इसको वृत्तीय अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। वृत्तीय अर्थव्यवस्था, वृत्तीय अर्थव्यवस्था भी इसको कह देते हैं। सबके साथ समझते चलना, क्योंकि कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और हार गए जो भी लड़े उन पर है धिक्कार, कि उन पर है धिक्कार जो ना देखे सपना, और सपनों पर अधिकार, असल अधिकार है अपना। तू भोर का एक तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। तो खींच दो एक बार, सबके सब शेयर कर दीजिए इस क्लास के लिंक को, एक बार सबके सब हुंकार भर दीजिए। देखना बच्चा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या कहती है? सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि भाई जो वस्तु है, जो इंसान चीजें, उनको रिसाइकल करो। रिसाइकल समझते हो?
उनको रीयूज करो, जिससे जिससे वेस्ट या कचरा उत्पन्न होने से रोका जा सके, कचरा उत्पन्न ना हो। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कचरे को उत्पन्न होने से रोकती है। जैसे आपने मोबाइल फोन यूज किया तो ये कहती है नया मोबाइल फोन मत बनाओ, पुराने मोबाइल फोन को ही रिपेयर करके रिसाइकल करके उसी का इस्तेमाल करो। ये नया चलन बढ़ रहा है, इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ये विश्व का एक सम्मेलन होता है जो 2025 में ब्राजील के साओ पोलो शहर में, ब्राजील के साओ पोलो शहर में, कहां पर भैया? ब्राजील देश के साओ पोलो। और 2026 में इसका आयोजन अपने भारत में होगा। कहां पर होगा? मेरा भारत महान। वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, इसका आयोजन कहां पर होगा? ये भारत में होगा। 2026 का एक प्रकार का विश्व स्तर का सम्मेलन है, जबकि 2025 की मेजबानी किस देश ने की? 2025 की मेजबानी ब्राजील ने। इसी में 2 दिवस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है साथी जीरो वेस्ट डे, जीरो कचरा दिवस भी कह सकते हो, या जीरो वेस्ट दिवस, शून्य कचरा दिवस, मतलब जो कचरे को बिल्कुल जीरो करने से संबंधित दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। भाई शून्य कचरा दिवस कब मनाया जाता है? शून्य कचरा दिवस ये साथी कब मनाया जाता है? और पूछेगा ग्लोबल रिसाइकल डे, ये साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं, रिसाइकल की बात कर रहा हूं। तो रिसाइकल दिवस जो होता है ये 18 मार्च, मन में दोहराओ, रिसाइकल दिवस 18 मार्च, रिसाइकल दिवस 18 मार्च। जीरो वेस्ट 30 मार्च, जीरो वेस्ट 30 मार्च, रिसाइकल दिवस 18 मार्च। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कचरा उत्पन्न होने से रोका जाता है, पुरानी चीजों को ही रिपेयर आदि करके उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है, इसे साथी सर्कुलर अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीरो वेस्ट दिवस 30 मार्च और रिसाइकल दिवस कहोगे बड़े भैया जी 18 मार्च। चर्चित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हुआ क्या है कि जो साथी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है। कौन सा बाबू? पेंच टाइगर रिजर्व। इस पेंच टाइगर रिजर्व से कुछ टाइगर मतलब बाघ जो होते हैं, उन्हें रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में स्थित है, रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में स्थित है, यहां पर टाइगर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, यहां पर कुछ टाइगर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए साथी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये महत्वपूर्ण है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कितने टाइगर रिजर्व है बताइए, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा। आपसे पूछेगा देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का 58वां टाइगर रिजर्व ये आपसे पूछेगा। इसमें में पूछेगा अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसी में पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर, यह साथी बाघ संरक्षण के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? इसी में आपसे पूछेगा, इसी में आपसे पूछेगा 2022 में, 2022 में जो टाइगर की जनगणना हुई, टाइगर की गणना, भाई टाइगर कोई इंसान तो है नहीं जो उसकी जनगणना होगी, जनगणना तो इंसानों की होती है। जनगणना किसकी होती है? कहोगे सर इंसानों की। हम पूछ रहे कि भाई टाइगर की जो गणना है उसमें कितने टाइगर थे, किस राज्य में सबसे ज्यादा, किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा, किस राज्य में सबसे ज्यादा बच्चा, किस नेशनल पार्क में? तो लिख लीजिए। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि एमपी महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व से बाघों को राजस्थान के राज्य राजस्थान, राज्य रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। कितने? आज तक, आज साथी 19 दिसंबर तक, ये 19 दिसंबर सुबह तक 58, जबकि 58वां ये माधव नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को, मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को याद रखिएगा। ये जो टोटल टाइगर है 3682 टाइगर है। कितने? 3682 टाइगर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, कर्नाटक दूसरे नंबर पर। और जो साथी आपका उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, कौन सा? उत्तराखंड का याद रखिएगा, कार्बेट नेशनल पार्क जो है, जिसको जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष टाइगर दिवस मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? 1973। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। भारत में टाइगर 3682,
सबसे ज्यादा एमपी में, दूसरे नंबर पर कर्नाटक। सर्वाधिक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 58वां टाइगर रिजर्व माधव। भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? होंगे सर 58। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर। इसमें साथी वीगन डे भी आपसे पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है कि भाई वीगन डे कब मनाया जाता है? क्या पूछ लेता है? वीगन डे कब मनाया जाता है? तो ये 1980 की बात है। कब की बात है? कहोगे भैया 1980 की। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पेटा। 1980 में बनी अमेरिका की संस्था है। इसके संस्थापक पूछ लेता है कई बार। संस्थापक तो इंग्रिड करके एक नाम हो जाता है। इंग्रिड कर्क कुछ करके नाम है। इंग्रिड न्यू कर्क। क्या नाम है भैया? इंग्रिड न्यू कर्क करके इसका नाम है। न्यू कर्क करके इसका नाम हो जाता है। और दूसरा था एलेक्स पेचिको। एलेक्स पेचिको करके। इन दोनों ने 1980 में इसकी स्थापना की, पेटा की स्थापना की। 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को दिया गया। किसे दिया गया? प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन को यह पुरस्कार। जबकि विश्व वीगन डे पूछ लेगा। विश्व शाकाहारी दिवस या विश्व वीगन डे? वीगन डे का मतलब होता भैया विश्व का शाकाहारी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को, कब भैया? 1 नवंबर। आप में से कितने शाकाहारी है? यस लिखें। और जो शाकाहारी नहीं है वो नो लिख दे। एक बार सबके सब बताओ, जरा पता तो चले कि स्टूडेंट गुरु गुड़ खाते रह गए और चेले चेले मांसाहारी हो गए। बताओ जरा एक बार। तो विश्व वीगन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। पेटा 1980 अमेरिका की संस्था है। इंग्रिड न्यूकिर्क और एलेक्स पेचिको ये संस्थापक थे। जबकि 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड ये रवीना टंडन को। याद रखिएगा, पशु के प्रति जो क्रूरता है भारत में, पशु क्रूरता ये संवर्ती सूची का विषय है। भारत में भैया पशु क्रूरता ये संवर्ती सूची का विषय। और 1960 में पशु क्रूरता अधिनियम भी सरकार लेकर आई है। केंद्र सरकार पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में, केंद्र सरकार पशु क्रूरता अधिनियम। एसआईआर के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? स्पेशल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण भी इसको कह देते हैं। इसको साथी हिंदी में क्या कह देते हैं? एक बार मेरे साथे के सारे छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को अपने इस बड़े भाई के लिए सबके सब शेयर कर देना। एक बार सबके सब साथी। तो ध्यान देना, एसआईआर के तहत 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला ये देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। अभी ये बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपने अपनी वोट बनवा ली? ईमानदारी से यस या नो करके। आप सब 18 वर्ष से ऊपर है, क्या आपने वोट बनवा ली? यस या नो करके बताइए। एसआईआर में अपनी वोट। चलिए अब ध्यान देते हैं। तो देखिए, भारत में संविधान का भाग 15 ये चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। किससे भैया? निर्वाचन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 327, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329 ये अनुच्छेद है। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को गठन। 25 जनवरी 1950। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष छोटे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें आ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन। इसका काम होता है मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची 325 कहता है मतदाता सूची में धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां पर साथी आपको सार्वभौमिक मताधिकार अनुच्छेद 326 18 वर्ष से प्लस प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है। 327 संसद को कानून बनाने का अधिकार, 328 राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार और 329 याद रखिएगा
न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है अनुच्छेद 329। इसमें प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो 61वां संविधान संशोधन था 1988, जो कि 1989 से लागू हुआ, पहले वोट की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। पहले वोट की आयु 21 वर्ष थी, 61वें संविधान संशोधन से 21 से घटाकर कितना कर दिया? 18 कर दिया है। 21 से घटाकर कितना कर दिया कहोगे सर? 18। तो इसमें पूछ लेता है, इसका राजस्थान आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना ये कब शुरू की गई थी? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये किसके द्वारा भैया? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी कंपनी है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता करने के लिए, कंपनियों की सहायता या उन्हें साथी 50 करोड़ रुपए तक का अनुदान देने के लिए, 50 करोड़ तक का अनुदान देने के लिए, 50 करोड़ तक का अनुदान डीआरडीओ के द्वारा, किसके द्वारा? डीआरडीओ के माध्यम से, भारत के डीआरडीओ के माध्यम से 2016 में यह योजना लॉन्च की गई थी। 2016 में योजना अभी चर्चा में क्यों है कि डीआरडीओ ने 7 टेक्नोलॉजी सौंपी है। डीआरडीओ ने सरकार को इस योजना के तहत बनी 7 टेक्नोलॉजी सौंपी है। कितनी टेक्नोलॉजी? 7। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, खींचकर उत्तर दीजिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण ये कब हुआ? भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण ये कब हुआ है? दूसरा परमाणु परीक्षण जो डीआरडीओ नामक संस्था है, डिफेंस रिसर्च एवं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जैसे डीआरडीओ कहते हैं, ये साथी कब बना? लिख लेना। 7 टेक्नोलॉजी सौंपी है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, किसके नाम से भैया? इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से, यह कोड वर्ड था। दूसरा 1998 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। इसका जो कोड वर्ड था वो ऑपरेशन शक्ति था। क्या था भैया? ऑपरेशन शक्ति। जबकि डीआरडीओ 1 जनवरी 1958 को बना। डीआरडीओ कब बना है? सबके सब कमेंट में लिख दीजिए। ये जो साथी डीआरडीओ संस्था है, ये डीआरडीओ संस्था किस दिन बनी? सबके सब। समीर वी कामत इसके वर्तमान मुखिया हैं। समीर वी कामत। पहला परमाणु परीक्षण भारत का 1974 इंदिरा गांधी जी के समय, इस्माइलिंग बुद्धा। दूसरा 1998 मिशन शक्ति, डीआरडीओ 1 जनवरी 1958, समीर वी कामत इसके मुखिया हैं। समीर वी कामत बहुत इंपॉर्टेंट है। एएसएमई ग्रुप भारत और आईएचआई कॉर्पोरेशन जापान द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमोनिया एक सत्य कंपाउंड होता है, एक क्या होता है? यौगिक होता है। और इसका जो खाद होते हैं, खाद, रासायनिक खाद होता है ना, जो नाइट्रोजन वाले खाद होते हैं, नाइट्रोजन वाले खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर। किसका साथी? अमोनिया का। जो इंसान के टॉयलेट से, इंसान के मूत्र से जो साथी बदबू आती है, इंसानी मूत्र से जो बैड स्मेल आती है, वो भी अमोनिया के कारण आती है। कि जो मूत्र है वो साथी डिकम्पोज होने के बाद में क्या बन जाता है? अमोनिया बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनिया। अमोनिया का जो उत्पादन होता है, जो फैक्ट्री में अमोनिया का उत्पादन, एक ब्रिस्क हेबर करके व्यक्ति थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साथी इसका उत्पादन प्रक्रिया बताई थी, जिसमें नाइट्रोजन प्लस साथी हाइड्रोजन बनके ये NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है कहोगे सर? NH3 बन जाता है। क्या बन जाता है? NH3। जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये क्या बन जाते हैं कहोगे सर? ये NH3 या अमोनिया। और इसमें जो कैटेलिस्ट होता है, इसको याद रखिएगा, इसमें पूछेगा कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जो होता है ये आयरन होता है, आयरन अथवा लोहा क्या होता है? कैटेलिस्ट। और ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हेबर प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
हेबर प्रोसेस कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हेबर प्रोसेस के द्वारा ये किसका निर्माण किया जाता है? जो हेबर प्रोसेस होता है, इसके द्वारा फ्रिट्ज हेबर, इसको किसने बनाया था? एक फ्रिट्ज हेबर करके थे, तो 1918 में इसे नोबेल प्राइज भी मिला था। फ्रिट्ज हेबर ने इस अमोनिया को बनाने का एक फॉर्मूला खोजा, फ्रिट्ज हेबर, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया बनता था। और इसमें किस कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता था? आयरन कैटलिस्ट का। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया फैक्ट्री ये उड़ीसा में लगाई जाएगी। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया फैक्ट्री ये उड़ीसा में लगाई जाएगी। हेबर प्रोसेस किसने खोजा? फ्रिट्ज हेबर। इसमें किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? कहोगे मेरे बड़े भैया, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया भैया। 44वीं एससीओ रेड्स, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बताइए, एससीओ में कितने सदस्य देश है? ये जो साथी एससीओ करके संस्था है, इसमें कितने सदस्य देश है? बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिए। शंघाई सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है बाबू? शंघाई सहयोग संगठन, इसका नाम है, इसके नाम में शंघाई लगा है। इसका गठन, शंघाई चीन का एक देश है, चीन का एक शहर है। गठन हुआ 15 जून 2000 को। इसका गठन कब हुआ? 15 जून 2000। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसके नाम पे मत जाना, इसके नाम पे मत जाना बाबू, नाम में शंघाई लगा हुआ है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग शहर में, चीन के बीजिंग में, चीन की राजधानी, हेडक्वार्टर चीन की राजधानी। और इसके सदस्य देश कितने? इसके 10 सदस्य देश है, इसके 10 सदस्य देश है। इसी के एक रेड्स नामक एक साथी संस्था हो जाती है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। ये एससीओ ने इसका गठन किया है साल 2004 में, साल 2004 में। इसका हेडक्वार्टर 2022 तक तो कहीं और था, लेकिन 2022 से अब इसका हेडक्वार्टर मॉस्को हो गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो गया है? रूस के मॉस्को। तो एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका जो रेड्स संस्था है, इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में। पूछा इसकी 44वीं बैठक कहां पर हुई है? तो किर्गिस्तान करके एक देश है, जिसकी राजधानी बिश्केक हो जाती है, किर्गिस्तान करके। तो किर्गिस्तान के चोलपोन अता करके शहर में, किर्गिस्तान के चोलपोन अता शहर में इसकी बैठक कहां पर हुई है? कहोगे सर किर्गिस्तान के चोलपोन अता में, किर्गिस्तान के चोलपोन अता में इसकी बैठक कहां पर हुई है? कहोगे सर किर्गिस्तान के चोलपोन अता में। याद रखिएगा, चाइना, इसके 10 सदस्य देश, रूस हो जाता है। उसके बाद में इसमें साथी किर्गिस्तान आ जाता है, तजाकिस्तान आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान आ जाता है, उज्बेकिस्तान, इसमें नपाकिस्तान आ जाता है, फिर अपना भारत आ जाता है, ईरान भी इसका सदस्य है, और बेलारूस, बेलारूस जो है ये इसका 10वां सदस्य है। बेलारूस कैसा है 10वां? तो क्या भारत एससीओ का सदस्य है? यस या नो करके, क्या भारत एससीओ का सदस्य है? यस या नो करके। चलिए, भारत की पहली प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री कहां लॉन्च की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां भी भारत की पहली लगा हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार थक गए हो क्या? लग रहे हो थक गए हो, थक रहे हो? बेटा, हमारे ऊपर इन कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम शेर बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, थक तो सकते ही नहीं हो। तुम वो पहली पीढ़ी हो अपने परिवार की, जिसके जिम्मेदारी गरीबी से निकालने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी अपने परिवार को गरीबी से निकालना, और इस बार तुम मेहनत करके उन्हें गरीबी से उबार दोगे। एक बार सभी के सभी छोटे भाई बहन इस क्लास के लिंक को यह समझ के अपना बड़ा भैया जैसा मानना। बेशक तुम्हारी माता के कोख से जन्म न हुआ हो, खून का रिश्ता ना हो, लेकिन जो तुम्हारे सपने, जो तुम्हारे माता पिता के सपने, वही तुम्हारे लिए मेरे सपने हैं। तो जो ये एक जैसे सपनों का रिश्ता, इससे मजबूत कोई रिश्ता नहीं हो सकता। जितनी मेहनत करनी है करवा लो, जो तुम्हें चाहिए बताओ, रात दिन पढ़ा देंगे। और तुम सबके लिए कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई,
एक बार सबके सब खींचकर शेयर कर दो, 1 मिनट में, 1 सेकंड में सबके सब। देखो बच्चा कारनामा, पहली प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री। पूछेगा आपसे 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया? 3D प्रिंटिंग का आविष्कार, 3D प्रिंटिंग का आविष्कार, इसमें साथी लेयर निर्माण भी इसको कहते हैं, लेयर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें लेयर बाय लेयर एक ही साथी चीज, एक बड़ा प्रिंटर होता है, वो किसी भी चीज को बना देता है, इसको 3D प्रिंटिंग कहते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चक हल। क्या नाम था? CHUCKHUL। ये जो चक हल करके व्यक्ति हैं, इन्होंने 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया है। और तमिलनाडु के चेन्नई में भारत की पहली प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री, भारत की पहली प्राइवेट लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग फैक्ट्री ये चेन्नई में ओपन की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत अमेरिकन डॉलर 212.64 मिलियन का शोर प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में लागू किया जाएगा? शोर प्रोजेक्ट जो साथी समुद्र के किनारे रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले, समुद्र के किनारे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी रोजी रोटी की समुद्र में किसी प्रकार के तूफान इत्यादि से उनको कोई फर्क ना पड़े, उनकी जीविका को और मजबूत करने के लिए, उनकी जीविका को और मजबूत करने के लिए ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, जिसे शोर प्रोजेक्ट कहेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है छोटे भाई? कहोगे बड़े भैया शोर प्रोजेक्ट। किसका है? वर्ल्ड बैंक का। तमिलनाडु और कर्नाटक के तट पर, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के तट पर है, उसके लिए शोर प्रोजेक्ट है। किसका? वर्ल्ड बैंक का। देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, इसमें 5 संस्था आती है। वर्ल्ड बैंक में 5 संस्था, जो वर्ल्ड बैंक की सबसे पुरानी संस्था है, वर्ल्ड बैंक की सबसे पुरानी, इसको IBRD कहते हैं। 1944 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर गरीब देशों को लोन देती है, 1960 की संस्था। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम 1956 की। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इन 5 संस्थाओं से मिलकर ही, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक चलता है। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? भारतीय मूल के अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा। भारतीय मूल के अजय बंगा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्ल्ड बैंक ने कब कार्य शुरू किया? वर्ल्ड बैंक ने कब कार्य शुरू किया है? वर्ल्ड बैंक ने कब कार्य? तो 25 जून 1940। 25 जून 1940 से, याद रखिएगा, कार्य आरंभ किया है। कार्य शुरू कब किया है? 25 जून 1940। हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अध्यक्ष अजय बंगा। इसमें 5 संस्थाएं आ जाती है। सबसे पुरानी IBRD, सबसे पुरानी। IDA सस्ते लोन देती है, गरीब देशों को सस्ते लोन। तो 10वें का सी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अवार्ड है। ये किस क्षेत्र का अवार्ड है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यह अवार्ड छोटे किसे दिया गया है? कहोगे बड़े भैया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। बस साथी 500 की कमी है। अगर एक बार सबने, तो आज अपने एग्जाम पर परिवार इस क्लास में 8000 लाइव टच कर लेगा। इस क्लास में 8000 लाइव। चलिए अब एक एक चीज समझ लीजिए। जो PV नरसिम्हा राव है, PV नरसिम्हा राव, इनके विषय में, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके 1991 से 1996। 1991 से। इससे पहले आंध्र प्रदेश के, ये भारत के पूर्व PM है, PM नरसिम्हा राव जी। 1991 से 1996 आंध्र प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के। इनको याद होगा 2024 का भारत रत्न, मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न इन्होंने ही साथी 1991 में भारत की नई आर्थिक नीति, जब भारत की नई आर्थिक नीति आई थी 1991 में, भारत की नई आर्थिक नीति, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जिसको LPG सुधार कहते हैं, एक बार लिख के बताइए, LPG सुधार किस वर्ष आई? ये बच्चा बहुत 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 पूछता है कि भारत में जो LPG सुधार है, ये किस वर्ष हुए? 1991 में।
जब हमारी अर्थव्यवस्था को आमूलचूल बदला गया, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे भैया? पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। वित्त मंत्री कौन थे भैया? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव की किताब भी है द इनसाइडर, द इनसाइडर करके। जबकि चेंजिंग इंडिया ये मनमोहन सिंह जी की किताब है। मनमोहन सिंह जी की किताब क्या है? मन मन में बताओ। मनमोहन सिंह जी की किताब कहोगे सर चेंजिंग इंडिया, ये मनमोहन सिंह जी की किताब है। जबकि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी की द इनसाइडर, द इनसाइडर। चलिए, जोनास गाहर स्टोरे ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जोनास गाहर स्टोरे। देखिए अभी साथी है 4 देश है जिसको हम लोग यूरोपियन ईएफटीए कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर गौर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या कहा जाता है? इसको साथी भारत ईएफटीए व्यापार समझौता, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। एसआई कांस्टेबल और साथी होमगार्ड, एसआई कांस्टेबल होमगार्ड, जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर देना, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। भारत और ईएफटीए के बीच में, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता कब लागू हुआ? भारत ईएफटीए व्यापार समझौता कब से लागू हुआ? व्यापार समझौता। तो जो व्यापार और वाणिज्य है वो टॉपिक पूछ लेता है। 1 अक्टूबर 2025। तब के सब कमेंट में बताओ कब से लागू हुआ? भैया 1 अक्टूबर 2025। ये जो ईएफटीए है इसमें 4 देश आते हैं। इसमें नॉर्वे आ जाता है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश कह देते। इसमें बाबू स्विट्जरलैंड आ जाता है, इसमें आइसलैंड आ जाता है, और इसमें लिechtenstein करके एक देश है। इसमें लिechtenstein करके एक देश है। इन 4 देशों से मिलकर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनती है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिechtenstein। तो ये जो घोड़े जोनास गाहर स्टोरे ये नॉर्वे के, इसको अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। इसकी राजधानी हो जाती है ओस्लो और इसकी मुद्रा हो जाती है क्रोन। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? क्रोन। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है छोटे? क्रोन हो जाती है। 1 अक्टूबर 2025 से भारत ईएफटीए व्यापार समझौता लागू है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी बिलीवर डायलेमा, इसके लेखक कौन है? बी से वाजपेयी, बी से बिहारी, ऐसे याद कर लेना। बी से बिहारी और बी से बिलीवर डायलेमा। ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी है, जिनका 7वीं बर्थडे 25 दिसंबर भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सुशासन दिवस के रूप में, भारत में सुशासन दिवस। मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं, ये साथी की किताब भी है। ये कवि भी थे। इन्हीं में ही 11 और 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के नाम पर। इसलिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? आज बहुत मस्त कंटेंट है, आज बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। और कैसा कंटेंट है? कि सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफलो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ए से अटल बिहारी, बी से बिहारी, बी से बिलीवर। अभिषेक चौधरी करके कौन है भैया? अभिषेक चौधरी, बिलीवर डायलेमा। एम एस स्वामीनाथन जी, द मैन हु फेड इंडिया, ये जीवनी पुस्तक की लेखिका कौन है? एम एस स्वामीनाथन। याद आया कौन थे? इनको भी 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 2024 में मरणोपरांत। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक। याद रखिएगा साथी, जो हरित क्रांति शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन तक तुम याद करोगे कि ये आदमी करंट अफेयर से कैसे स्टैटिक जीके को जोड़ देता है। और यही सफलता का राज है। सफलता की कुंजी ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगी, यही राज है।
करंट और स्टैटिक। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, या ये बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के। और बच्चा एग्जाम्पल आप सबको बता दूं, यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है। कल किसी भी समय आ सकता था, आया नहीं। आज किसी भी समय पूरी वीडियो बनाऊंगा, कुछ चीजें चेंज होके आ रही हैं। सबसे पहले बताऊंगा, तुरंत के तुरंत लाइव आ जाओगे, यस या नो करके बताइए। अब समझो, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुमने नहीं पढ़ी होगी। हरित क्रांति शब्द जो दिया है, ये विलियम गॉड ने दिया है। ये किसने दिया? विलियम गॉड। विलियम गॉड। ये खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंधित। जैसे धान, चावल और गेहूं, इसका ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पर, इसलिए कभी कभी इसको गेहूं क्रांति भी कह देते। चलिए भैया, इसमें साथ ही भारत में 1964 के रबी सीजन से गेहूं की बुवाई से, रबी मौसम से गेहूं की बुवाई से इसका फील्ड ट्रायल शुरू हुआ था। अपने दिल्ली के पास एक जोटी नाम का गांव है, वहां से। और सोनोरा 64, सोनोरा 64 और लरमा रोजो 64A, लरमा रोजो 64A, ओगेसरी वॉशिंग पाउडर निर्मा, ये कहां से लिखवा रहे हो? ये बीज के नाम है। ये किसके नाम है? बीज की वैरायटी, जिन बीजों को विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलो अपने साथ लेकर आए थे। 100 किलो बीज थे। जब नॉर्मन बोरलो को भारत बुलाया गया था, तो नॉर्मन बोरलो इन बीजों को अपने साथ लेकर आए थे, सोनोरा 64 और लरमा रोजो 64A। इन्हें साथी 1964 के रबी। इसलिए भारत में पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो 1964-65 से। भारत में हरित 64 में बुवाई, 65 में कबाड़ हो गए सर, 65 में इसकी कटाई। प्रियम बदा जय कुमार, प्रियम बदा जय कुमार। और जो हरित क्रांति होती है, इसमें हाई इल्ड वैरायटी बीज, जिनको उच्च क्षमता वाले बीज कहते हैं, भरपूर सिंचाई, भरपूर सिंचाई, मशीनी यंत्र, इसमें यंत्र कैसे होते हैं? मशीनी। और चौथा रासायनिक खाद, इसमें साथ ही रासायनिक खाद। ये चार चीजों की भूमिका होती है। किस किस की? HYV बीज, सिंचाई, मशीनी यंत्र और रासायनिक खाद। HYV बीज, मशीनी यंत्र और याद रखेगा भैया खाद। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलो। कौन से बीजों को सबसे पहले बोया गया था? सोनोरा 64 और लरमा रोजो 64A। चलिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या। देखिए, जिंदगी में तुम कितने भी हार रहे हो, बहुत तुम्हारे सामने कुछ नहीं बचा हो, तुम्हारे सामने सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो, तुम्हें लग रहा हो कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा जीवन इसका कोई मतलब नहीं है, तो उस समय ठहरना और सोचना, अगर तुम्हें उस स्वर्णिम संसार में भेजा, हो सकता है तुम्हारी किसी गलती के कारण आज तुम्हें परेशानी देखनी पड़ रही है, पर उसने तुम्हें किसी मकसद से भेजा है, वो ऐसे तुम्हें हारने नहीं देगा। बाबा श्याम जी का नाम लेना और मन में क्या बोलना कि हे हारे के सहारे बाबा श्याम, बस आज बचा लो, तुम देखना तुम्हें रास्ता भी मिलेगा। लेकिन बच्चा, ऐसे कभी हारना मत, ऐसे कभी पीछे हटना मत, अपनी मेहनत करना, जी जान लगाना। 10 सितंबर, पैसा हो कोई भी हो जीवन में, आज हर चीज मुमकिन है। कर्जे तुम पर कमा लो, मुझ पर जितना है बाबा श्याम की कृपा से 75% मैंने उतार दिया। लेकिन अभी भी इतने मौके आए बच्चा, जहां बिल्कुल मैंने सोचा कि हंसता रहा क्लासों में कि अब गया विवेक, आज लास्ट है, जहां अपना सब कुछ लिख दिया कि भाई ये है मेरा जीवन, फिर एक बार सोचा नहीं, एक कदम और उठाऊंगा, नहीं एक बार और 1 घंटे प्रयास करूंगा, अभी हार नहीं मानूंगा। कोई ना कोई रास्ता मिलता है। आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है। मन में कोई भी दिक्कत आए, बात कर लो अपने किसी से, किसी को घर में कोई ना अनजान से बात कर लो, ठीक है भैया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस शहर ने पहले स्थान प्राप्त किया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। एक तो भैया स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, एक कौन सा सर्वेक्षण होता है? कहोगे बड़े भैया, एक तो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। कौन सा सर्वेक्षण होता है? एक तो स्वच्छता और एक ये स्वच्छ वायु। तो 7 सितंबर को भारत में स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। भारत में बच्चा स्वच्छ वायु दिवस का मनाया जाता है। अगर इसमें 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले देखोगे, तो पहले पर आपको इंदौर मिलेगा, दूसरे पर आपको जबलपुर मिलेगा और तीसरे पर आगरा और सूरत। आगरा भी स्वच्छ वायु में है, ऐसा मत समझना यूपी का। और 3 से 10 लाख की जनसंख्या में पहला स्थान अमरावती का,
पहला स्थान अमरावती महाराष्ट्र और दूसरा स्थान ये अपनी झांसी और मुरादाबाद का। दूसरा साथी झांसी और मुरादाबाद। दूसरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये सरकार की 2019 की योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भारत की 2019 की। तो 10 लाख प्लस में इंदौर ने स्थान प्राप्त किया है। 10 लाख प्लस में इंदौर ने स्थान प्राप्त किया है, जबकि 3 से 10 लाख में झांसी और मुरादाबाद ये सेकंड स्थान पर रहे हैं। किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो भारत में दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का और कहोगे सर एशिया का सबसे पुराना। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये 1875 में बना, एशिया का सबसे पुराना। भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना, भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना। जबकि साथी एनएसी, इसने 1993-94 से कार्य शुरू किया और फेरवानी समिति की सिफारिश पर, इस कमेटी फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर एनएसी का गठन जो हुआ है ये फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर। इस पर भैया कहोगे सर फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर। फेरवानी कमेटी 1992 में बना, लेकिन 1994 से इसने कार्य शुरू किया है। फेरवानी कमेटी ये भी मुंबई में इंचेती श्रीनिवास बने। इसके अध्यक्ष कौन बने? इंचेती श्रीनिवास। और शेयर बाजार पर कौन नजर रखती है? कहोगे सर सेबी नजर रखती है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में। वैसे इसकी स्थापना 1988 में, लेकिन इसके लिए जो कानून आया ये साथी 1992 जनवरी 1992। हिमालय दिवस प्रत्येक कब मनाया जाता है? साथी जो हिमालय दिवस है अभी ये भारत की, अब ये कहोगे कि यंग माउंटेन भी कह सकते हो इसको। ये कैसा फोल्ड, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड पर्वत। और हमेशा याद रखिएगा इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जो एवरेस्ट है वो हिमालय की एक चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची 8,848.86 मीटर ऊंची। प्रत्येक 9 सितंबर को, कब भैया 9 सितंबर, 8 इसको 9 सितंबर कर लेना। प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को ये हिमालय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये कहां पर स्थित है? ये जो बांस होता है ना, बांस, इसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। जितने काम ये बांस आता है इसको हरा गोल्ड कहते हैं। जितने ज्यादा काम ये आता है, साथ ही लास्ट तक करके जाना। लास्ट में बच्चा रिवीजन कराता हूं 25 क्वेश्चन में। ये जितना भी मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया इस सब का रिवीजन। कहोगे असम में खोली गई। कहां पर खोली गई? असम में। लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण ये किस शहर में संपन्न हुआ? बच्चा रिवीजन कराता हूं 25 क्वेश्चन में। ये जितना भी मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाया इस सब का रिवीजन। कहोगे असम में खोली गई। कहां पर खोली गई? असम में। लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण ये किस शहर में संपन्न हुआ? ये जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से संबंधित। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन या जो अपना अल्पसंख्यक मंत्रालय उसके द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण ये केरल के कोची में आयोजित हुआ। कहां पर? केरल के कोची में। कोची में सती मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर पहुंचेगा। अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी। यहीं पर CMFRI ये संस्था है, यहीं पर एमपीडा का हेडक्वार्टर है। यहीं पर एमपीडा, यहीं पर याद रखिएगा एमपीडा का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। एमपीडा का हेडक्वार्टर कोची केरल की बात हो रही है। भारतीय नौसेना ने 11वीं ACTCM बैराज LSAM 25 यार्ड 125 ये जहाज कहां पर लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस तो महाराष्ट्र के थाने में। कहां पर भैया? महाराष्ट्र के थाने में ये 11वीं ACTCM बार्ज LSAM 25 एक प्रकार की नौका कह लो, एक प्रकार का जहाज कह लो, इसको लॉन्च किया है। काफा नेशंस कप 2025 में भारत ने कांस्य पदक के लिए ये किस देश को हराया है? भारत ने इसमें यह फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत ने ओमान को हराकर, ओमान चौथे स्थान पर, जबकि भारत इसमें कितने स्थान पर? भारत इसमें साथी तीसरे स्थान पर। भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। भारत को कौन सा मिला है? ब्रॉन्ज मेडल। और ये साथी उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। इस बार की प्रतियोगिता ये कहां पर आयोजित हुई है? तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान क्या है? यहां पर साथी इसका आयोजन हुआ है 2025 में, जबकि उज्बेकिस्तान इसमें पहले स्थान पर।
उज्बेकिस्तान इसमें विजेता भी रहा है, उज्बेकिस्तान इसमें विजेता। तो भारत ने तीसरा स्थान ओमान को हराकर कापा नेशंस का फुटबॉल आयोजन तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दो जगह हुआ। उज्बेकिस्तान की याद रखिएगा राजधानी जो हो जाती है ये ताशकंद हो जाती है, जबकि कजाकिस्तान की ये अस्ताना, और जो तजाकिस्तान होती है इसकी राजधानी दुशानबे होती है तजाकिस्तान की। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर जो 2011 की जनगणना है इसमें साथी भारत की साक्षरता 74.04, जिसमें 82% ये साथी पुरुषों की और लगभग 65.46% ये महिलाओं की रही है, फीमेल की रही है। 82.14 पुरुषों की और 65.46 महिलाओं की। 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब यहां पर आप सभी के लिए कुछ रिवीजन के पॉइंट लिख रहा हूं, प्लीज यहां पर सबके सब बताना। बताइए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस, आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसी में आपसे पूछ लेगा स्वच्छ वायु दिवस, ये देखो किस तरीके से सारा आपको याद करा दूंगा। इसी में पूछेगा जीरो वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट को हटाने वाला रिसाइकलिंग दिवस कब होता है? रिसाइकलिंग दिवस। भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब होता है? इस तरीके से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। जितने नए साथी हैं सुन लीजिए, सबके सब साथी जिसने भी एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। होम गार्ड के लिए मात्र 99 रुपए में, और यूपी कांस्टेबल की जो नई भर्ती है उसमें साथी मात्र 199 रुपए में कंप्लीट बैच ऑल सब्जेक्ट, कंप्लीट बैच ऑल सब्जेक्ट, ये मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है। इस बैच का नाम है शंखनाद। तो एप्लीकेशन से जाके जरूर जुड़ जाना, एप्लीकेशन से जाकर। पूछा प्रौद्योगिकी दिवस स्माइलिंग बुद्धा कब आयोजित किया गया? स्माइलिंग बुद्धा नाम से क्या था और ऑपरेशन शक्ति नाम से क्या था? ऑपरेशन शक्ति। डीआरडीओ साथी इसमें कब बना है? डीआरडीओ भारत की पहली रिफाइनरी, भारत की पहली रिफाइनरी पूछ लेगा कि भारत की पहली रिफाइनरी कब? भारत की साथी पहली रिफाइनरी। फिर इसमें बताइएगा सबके सब 25 क्वेश्चन में रिवीजन कराता हूं, पूरा स्टैटिक जीके रिवाइज हो जाता है। 25 क्वेश्चन में पूरा स्टैटिक जीके आपको रिवाइज हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान। नॉर्वे की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी आपसे पूछेगा। एससीओ का हेडक्वार्टर, एससीओ कब बना? एससीओ का हेडक्वार्टर और साथी एससीओ कब बना है? आपसे पूछेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, आपसे पूछेगा सेबी की स्थापना, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन। पूछेगा हैबर प्रक्रिया जो होती है इससे क्या बनाया जाता है? हैबर प्रक्रिया, हैबर प्रक्रिया में कैटेलिस्ट क्या होता है? हैबर प्रक्रिया में बच्चा आपसे पूछेगा कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट। आपसे पूछेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये साथी कब बना? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संविधान का भाग 15 ये किससे संबंधित है? किस संविधान संशोधन ने हमारे यहाँ मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की? हमारे यहाँ पर साथी मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की है। 21 से घटाकर कहोगे भैया 18 वर्ष मतदान की आयु। भारत ईएफटीए में कितने देश शामिल है? ईएफटीए में कितने देश शामिल है? जो ईएफटीए हो जाता है इसमें साथी कितने देश शामिल है? ईएफटीए में पूछेगा कितने देश शामिल है। आपसे पूछेगा हरित क्रांति की 4 विशेषताएं, हरित क्रांति की 4 विशेषताएं। भारत में हरित क्रांति का जनक बताना है, भारत में भी बताना है आपको, साथी विश्व में भी बताना है। भारत में भी बताना है और आपको विश्व में भी हरित क्रांति के जनक बताना है। विश्व में भी हरित क्रांति के जनक। चेंजिंग इंडिया किताब किसकी है? चेंजिंग इंडिया ये किताब किसकी है? चेंजिंग इंडिया। एक सेकंड का समय दे देना। ये साथी 9 सितंबर, आत्महत्या वाला 10 सितंबर, स्वच्छ वायु 7 सितंबर, जीरो वेस्ट 30 मार्च, रिसाइकलिंग 18 मार्च, प्रौद्योगिकी 11 मई, 1974 पहला परमाणु परीक्षण, 1998 दूसरा, 1 जनवरी 1958 भारत की पहली रिफाइनरी डिगबोई असम में, उज्बेकिस्तान की ताशकंद हो जाती है, नॉर्वे की ओस्लो, तजाकिस्तान की भैया दुशानबे, एससीओ 15 जून 2001 बीसिंग हेडक्वार्टर, 10 सदस्य देश, 10 सदस्य देश, पीएससी 1875, सेबी 1988, 1992 में सांविधिक दर्जा, हैबर प्रक्रिया ब्रिड्स हैबर, ब्रिड्स हैबर 1918 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का, लोहा हो जाता है कैटेलिस्ट, अमोनिया बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? अमोनिया। ईसीआई 25 जनवरी 1950, इसलिए मतदाता दिवस,
ये निर्वाचन से संबंधित है। ये 61वां संविधान संशोधन, 61वां था ना या 69वां? कौन सा था? ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। विलियम गॉड ने शब्द दिया है। विलियम गॉड ने, इसमें आपको अच्छी सिंचाई करनी पड़ेगी, रासायनिक खादों का इस्तेमाल, एचवाईवी बीज और मशीनों से खेत की जुताई निराई। जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन जी और नॉर्मन बोरलो विश्व में। चेंजिंग इंडिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की किताब है। चेंजिंग इंडिया किसकी किताब है? कहोगे सर? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। अब बताइए, आनंद आया? पूरी की पूरी स्टैटिक जीके याद हो गई? इस क्लास के साथ यस या नो लिखकर बताइए। और क्लास के बाद में जब ये लाइव क्लास बंद हो जाती है, बच्चा रोज कमेंट किया करो क्लास कैसी लगी, कुछ सुधार हुआ करे, तुम्हारी क्या राय है वो भी दिया करो। कल के तुमने जितनों ने कमेंट किए